हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन जब आप सोल्व करते हो तो उससे पहले आपको कुछ डायरेक्शंस दिए हुए होते हैं और उनके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखने होते हैं। तो डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे आपको ए आंसर लिखना है इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। आंसर बी आपको लिखना है if both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of the assertion। आंसर सी आपको लिखना है if assertion is true but reason is false। और आंसर डी आपको लिखना है if both assertion and reason are false। इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स लिखने हैं। चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन इसके अंदर जो है assertion में, वो पहला क्वेश्चन ये है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस लाइक प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। बिल्कुल सही बात, आपको पता है जैसे सन के चारों तरफ प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व करता है। इसको प्लेनेटरी मॉडल ऑफ द एटम भी बोलते हैं। ठीक है, रीजन में क्या लिखा है, द फोर्स एक्टिंग इन बोथ द केसेस इज ऑफ द सेम काइंड। यहाँ आपको थोड़ा सोचने की जरूरत है। जो प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं, जैसे ये सन है और सन को कोई भी प्लेनेट ऐसे रिवॉल्व करता है तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। कौन सा फोर्स काम करता है? इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। जब ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही इसमें क्या प्रोड्यूस करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब फोर्स दोनों का सेम नहीं है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। इसका मतलब असर्शन तो ठीक है बट रीजन आपका क्या है? गलत है। तो इसलिए असर्शन ठीक है, रीजन गलत है। जो हमारा असर्शन इज ट्रू, रीजन इज रॉन्ग, तो उस केस में हम सी आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, असर्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। आपको पता है क्लोज लूप बनाती हैं जिस प्रकार से, जैसे ये मैग्नेट है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ से लाइनें निकल के इस प्रकार से साउथ में एंटर कर जाती हैं और अंदर जाती हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ। इसका मतलब वो क्लोज लूप बनाते हैं। असर्शन बिल्कुल ठीक है। रीजन क्या बोलता है, मूविंग चार्ज और करंट्स प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। तो मूविंग चार्ज होता है या कोई करंट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये बात भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है, बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है ना। ये क्लोज लूप क्यों बनाती है, इसकी एक्सप्लेनेशन तो नहीं हुई ना ये रीजन में जो दिया वो। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ठीक है बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो इस केस में आपका जो आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा सी, नहीं सॉरी बी, सी नहीं बी, दोनों ठीक है ना। तो आंसर आपका क्या रहेगा? बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट विद मूविंग चार्ज एंड डू नॉट एंड नॉट विद द स्टेशनरी चार्ज। हाँ देखो, मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स लगता है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अगर वेलोसिटी है तो ही मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाता है, अदरवाइज मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ किसी प्रकार से इंटरेक्ट नहीं करता। ओके, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। केवल और केवल मूविंग चार्ज के साथ वो इंटरेक्ट करता है, बाकी के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। रीजन क्या है, रीजन देखते हैं। मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, मूविंग चार्ज जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इसीलिए वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है। तो आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स फॉर्म कंटिन्यूअस क्लोज लूप। बिल्कुल सही बात है, कंटिन्यूअस क्लोज लूप बनाते हैं, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? असर्शन बिल्कुल सही है। असर्शन आपका बिल्कुल सही है। रीजन पढ़ते हैं। रीजन में क्या है, मैग्नेटिक पोल ऑलवेज अकर इन पेयर्स एज नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। ये बात बिल्कुल सही है, और पेयर्स में एग्जिस्ट करता है वो, इसीलिए क्या होता है वो क्लोज लूप भी बनाता है। इसका मतलब रीजन भी ठीक है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी देता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 5, द एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट चेंज। चार्ज पार्टिकल में एनर्जी चेंज नहीं होती, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसकी एनर्जी यूनिफॉर्म बनी रहती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, असर्शन बिल्कुल ठीक है। रीजन क्या है, वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज जीरो। रीजन भी बिल्कुल सही है, और क्योंकि वर्क डन जीरो होता है इसलिए उसकी जो एनर्जी होती है वो भी कांस्टेंट होती है। तो असर्शन रीजन दोनों ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? ए आएगा।
क्वेश्चन नंबर 6, साइक्लोट्रॉन डज नॉट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स। सही बात है, साइक्लोट्रॉन से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट नहीं होते। रीजन क्या लिखा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी स्मॉल। ये बात भी बिल्कुल सही है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एम्पियर सर्किट लॉ होल्ड्स फॉर स्टेडी करंट विच डू नॉट फ्लक्चुएट विद टाइम। क्या बोलता है कि एम्पियर सर्किट लॉ जो होता है वो स्टेडी करंट के साथ काम करता है, जो टाइम के साथ फ्लक्चुएट नहीं करता, मतलब कांस्टेंट करंट के साथ काम करता है। तो असर्शन तो ठीक बोलता है, एम्पियर सर्किट लॉ जो है काम करता है कांस्टेंट, फ्लक्चुएट मतलब जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, मतलब कांस्टेंट करंट है, उसके ऊपर जो एम्पियर सर्किट लॉ है वो काम करता है। रीजन क्या लिखा है, एम्पियर सर्किट लॉ इज सिमिलर टू दैट ऑफ द बायट-सावर्ट लॉ। और एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है, बायट-सावर्ट लॉ की तरह ही है, उसके जैसा ही है। ये भी ठीक है क्योंकि दोनों मैग्नेटिक फील्ड बताते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण। और रिजल्ट भी आपने देखा होगा, जैसे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो तो बायट-सावर्ट लॉ से भी क्या होता है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इनफाइनाइट के स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण। और इसका जो एम्पियर सर्किट लॉ का रिजल्ट भी यही आता है, एम्पियर सर्किट लॉ से भी, ठीक है। और दोनों क्या करते हैं, करंट एलिमेंट को डील करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के दोनों ठीक है, बट रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब आंसर आपके पास यहाँ पे क्या रहेगा, बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनोइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखिए फॉर्मूला लिख लें तो हमें अच्छे से पता चल जाएगा। बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। वहाँ पे गिवन सोलेनोइड के लिए जो एन होता है वो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता है, जो कांस्टेंट रहेगा। तो उसके बाद अगर आप लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करते हो तो एन कांस्टेंट रहने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है ना, वो यूनिट लेंथ के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न वो है कांस्टेंट है। तो कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि एन डिवाइड बाई एल लिखते हैं, स्मॉल एन को एन डिवाइड बाई एल लिखते हैं, तो अगर मैं एल को चेंज करूंगा तो एन भी चेंज हो जाएगा। नहीं, एन और एल का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है ना, गिवन सोलेनोइड में। तो इसका मतलब हम बोलेंगे जो सोलेनोइड आपको गिवन है उसका जो बी है वो एल पे डिपेंड नहीं करता और ना वो ए पे डिपेंड करता। इसका मतलब असर्शन बिल्कुल ठीक है। रीजन देखते हैं, रीजन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड इज यूनिफॉर्म। रीजन भी बिल्कुल सही है, बट रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इस केस में आपका आंसर क्या आएगा, बी आएगा। नेक्स्ट देखते हैं असर्शन क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड्स ऑफ वेरी लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनोइड इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द सेंटर। बिल्कुल सही बात है, सेंटर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी की जो वैल्यू होती है वो म्यू नॉट एन आई होती है, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होती है। तो किसी भी, जैसे आपके पास ये सोलेनोइड था, यहाँ किसी भी पॉइंट के ऊपर निकालोगे तो म्यू नॉट एन आई आएगी, लेकिन आप यहाँ निकालोगे या फिर यहाँ निकालोगे तो इसकी वैल्यू म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2 आएगी। ऐसा क्यों होगा? अगर आपको इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखना है और आपको इसका डेरिवेशन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक है, उस लिंक पे जाके इसका पूरा वीडियो है वो जाके देख सकते हैं। रीजन देखते हैं क्या है, इफ द सोलेनोइड इज सफिशिएंटली लॉन्ग द फील्ड विद इन इट इज यूनिफॉर्म। ये बात भी बिल्कुल सही है, मतलब रीजन क्या है, बिल्कुल सही है। असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 10, टू पैरेलल कंडक्टिंग वायर्स कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन केम क्लोज टू ईच अदर। ध्यान से देखिएगा, एक इस प्रकार से वायर है, दूसरी ये वायर है, इसका करंट अगर इस प्रकार से है तो इसका करंट ऐसे है, अपोजिट करंट है, और बोलता है एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। नज़दीक आने का मतलब क्या है, नज़दीक आने का मतलब है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, बट ऐसा नहीं होता है। अट्रैक्ट कब करती हैं, जब करंट सेम डायरेक्शन में होता है तो अट्रैक्शन होता है, और करंट जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो क्या होता है, रिपल्सन होता है। इसका मतलब असर्शन क्या है, गलत। रीजन देखते हैं, पैरेलल करंट रिपल एंड एंटी पैरेलल करंट अट्रैक्ट। गलत है, पैरेलल करंट रिपल नहीं करता, पैरेलल करंट अट्रैक्ट करता है, और एंटी पैरेलल करंट होता है वो रिपल करता है। मतलब रीजन भी क्या लिखा है इसने, गलत लिखा है, दोनों गलत हैं। तो आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन ए मैग्नेटिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ओनली टॉर्क एक्ट्स ऑन द डाइपोल। देखिए ध्यान दीजिए,
फील्ड कैसा है, फील्ड है नॉन यूनिफॉर्म। तो फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो उसके ऊपर फोर्स भी लगता है एज वेल एज टॉर्क भी लगता है। तो दोनों लगेंगे, फोर्स भी लगेगा और टॉर्क भी लगेगा। और ये क्या बोलता है, ओनली टॉर्क। इसका मतलब असर्शन में गड़बड़ है, असर्शन सही नहीं है, तो असर्शन गलत है। रीजन देखते हैं, रीजन क्या है, सही या गलत है। फोर्स वुड आल्सो एक्ट ऑन द डाइपोल इफ मैग्नेटिक फील्ड वर यूनिफॉर्म। नहीं, अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो फोर्स नहीं लगता। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स तो क्या होता है, जीरो होगा उसके अंदर। डाइपोल के अंदर जैसे मान लीजिए इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड है, डाइपोल को आप ऐसे रखोगे तो इसके ऊपर इधर फोर्स लगेगा तो इस पे इधर लगेगा, नेट निकालोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। इसका मतलब क्या है, रीजन भी गलत है, असर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है। तो आंसर क्या आया, डी। 12th, द नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। नेट मैग्नेटिक फोर्स करंट लूप ऑन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। सही बात है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो नेट फोर्स जीरो आएगा, बट टॉर्क में और मे नॉट बी जीरो। हाँ, टॉर्क जीरो हो या नहीं हो ये जरूरी नहीं है। तो असर्शन बिल्कुल ठीक है, टॉर्क का जीरो होना जरूरी नहीं है, बट फोर्स जीरो होगा, ये कन्फर्म है। क्वेश्चन नंबर इसका 12 का रीजन क्या बोलता है, टॉर्क ऑन द करंट कैरिंग कॉइल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय टो इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा होता है। फॉर्मूला आपको ये याद होगा, एन आई ए बी साइन थीटा होता है। थीटा ए और बी के बीच का एंगल है, अगर थीटा को उठाओगे तो क्रॉस प्रोडक्ट लिखा जाएगा, तो इसी प्रकार से लिखा जाता है। तो रीजन भी ठीक है, बट रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, तो आंसर क्या आएगा, बी। 12 में आंसर आपके पास आया बी। 13 देखते हैं, 13 क्या है, इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर नेसेसरली इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी। अगर मैं करंट सेंसिटिविटी बढ़ाता हूं तो क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है ये। इसका मतलब क्या हुआ, असर्शन क्या है, गलत है। रीजन देखता हूँ, रीजन क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट सेंसिटिविटी, ये भी गलत है। तो आंसर क्या आएगा, डी। इसका वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको, क्वेश्चन नंबर 13 का बारीकी से एक्सप्लेन किया गया है वहाँ पे, तो वहाँ पे जाके उस डेरिवेशन को देख सकते हैं, और एग्जाम में वो डेरिवेशन पूछा भी जा सकता है आपसे। देखिए नेक्स्ट देखते हैं 14th, गैल्वेनोमीटर कैन नॉट एज सच बी यूज्ड एज एन एमीटर टू मेजर द वैल्यू ऑफ द करंट इन ए गिवन सर्किट। इसे हम लोग गैल्वेनोमीटर यूज नहीं कर सकते, जैसे का जैसा गैल्वेनोमीटर है उसको हम यूज नहीं कर सकते। तो बिल्कुल सही बात है, यूज नहीं कर सकते, मतलब असर्शन बिल्कुल ठीक है। गैल्वेनोमीटर का आपको पता है, अगर गैल्वेनोमीटर को आपको क्या बनाना है, एमीटर बनाना है, गैल्वेनोमीटर को क्या बनाना है, एमीटर बनाना है, तो गैल्वेनोमीटर के साथ आपको एक पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होता है, उसके बाद गैल्वेनोमीटर को आप एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, उससे पहले वो कन्वर्ट नहीं होता है ना। तो असर्शन बिल्कुल ठीक है। रीजन क्या लिखा है, गैल्वेनोमीटर गिव्स ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर्स। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि वो फुल माइक्रो एम्पियर्स, गैल्वेनोमीटर जो है ना फुल स्केल माइक्रो एम्पियर्स में दे देता है, इसलिए उसको डायरेक्टली ऐसे यूज नहीं कर सकते। तो रीजन बिल्कुल ठीक है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी देता है कि माइक्रो एम्पियर्स में करता है, इसलिए हम डायरेक्ट गैल्वेनोमीटर को यूज नहीं कर सकते। तो आंसर क्या आएगा, ए। 15th क्या है, ए गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज्ड एज ए वोल्ट मीटर टू मेजर द वोल्टेज अक्रॉस ए गिवन सेक्शन ऑफ द सर्किट। यानी गैल्वेनोमीटर को यूज कर सकते हैं एज ए वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर को कैसे यूज कर सकते हैं, वोल्ट मीटर की तरह यूज हम कर सकते हैं अक्रॉस ए गिवन सेक्शन ऑफ द सर्किट, ये ठीक है। गैल्वेनोमीटर को आप डायरेक्ट किस में यूज कर सकते हो, वोल्ट मीटर में यूज कर सकते हो। रीजन क्या बोला, फॉर दिस इट मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद दैट ऑफ द सेक्शन ऑफ द सर्किट। बिल्कुल सही बात है, रीजन भी बिल्कुल सही है कि जिस सेक्शन का आपको वोल्टेज मापना है तो उसके पैरेलली उसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, तो इस केस में आपका आंसर क्या हुआ, ए।